आज हम बच्चों संसाधनों का विकास पढ़ेंगे। कल मैंने आपको संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की परिभाषा, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर मैंने सबका प्रकार बताए थे। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। आज हम संसाधनों का विकास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण। हमारे जीवन में अच्छी क्वालिटी का हम जीवन जिए, अच्छी गुणवत्ता का जीवन जिए, इसके लिए भी संसाधन बहुत आवश्यक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। यानी संसाधन हमें कहाँ से मिले हैं बच्चों? प्रकृति से। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है, तो उसका हम अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जितना ज़्यादा हम उपयोग करेंगे, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें दोबारा नवीकरण योग्य हैं, जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो स्थिति ये होगी कि एक दिन ऐसा होगा कि वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है। हो सकता है भविष्य में एक वीक में एक दिन पानी आने लग जाए। तो उससे क्या है? नुकसान हमारा ही हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। जिससे मुख्य समस्याएं पैदा हो गई, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, बल्कि गलत उपयोग कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास, यानी कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधन जो है वो धरती से खत्म होते जा रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने सभी संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया है, और जिन व्यक्तियों के पास अधिक पैसा नहीं है उनके हिस्से में कोई संसाधन नहीं आता, जिससे समाज के दो हिस्सों में संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो जाता है। आप देख रहे हो कितनी महामारियां वगैरह चल रही हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ये किसका परिणाम है? ये संसाधनों के अत्यधिक दोहन का परिणाम है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि कोरोना बीमारी के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन बेटा हमें काय से मिलती है? ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, और हमारे ही गलत उपयोग के कारण हमने सारे पेड़ लगभग काट दिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। आपने देखा बहुत सारी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई। अगर हम प्रकृति को हरा भरा रखेंगे, अपने आसपास पेड़ लगाएंगे। अब देखिए जुलाई अगस्त का महीना है, बारिश का महीना है, हर एक बच्चा चाहे तो एक एक दो दो पेड़ अपने घर के पास आसपास लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, यानी गर्मी का जो ताप है, मतलब ज़मीन में जो ताप है वो बढ़ गया है। यानी देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ओजोन परत में छेद हो जाते हैं, जिससे कि सूर्य की जो खराब किरणें हैं वो हमारे तक आती हैं। पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, यानी वायु प्रदूषित हो जाती है, जल प्रदूषित हो जाता है, ध्वनि भी प्रदूषित हो जाती है। ध्वनि कैसे प्रदूषित हो जाती है? जब हम बहुत ज़्यादा कल कारखाने चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, तो हमारे कान जो है वो सुनने की क्षमता जो है उनकी कम है, और वो जब बहुत अधिक ध्वनि सुनते हैं तो कान भी खराब हो जाते हैं। और भूमि निम्नीकरण, और ये भूमि की जो है वो पैदा करने, भूमि में जो अन्न उत्पन्न करने की क्षमता है, जो वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि हम गंदा रसायनों का, जो फैक्ट्रियों का पानी है वो हम ज़मीन में छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो समुद्री जल जीव है उनको नुकसान होता है। इसके अलावा हमारी जो है वो ज़मीन में जो गंदा पानी चला जाता है, हम हमारे घरों में भी जो नल आता है वो विषैला पानी आने लग जाता है। इसके अलावा भूमि जो है वो उर्वर जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायगत बंटवारा आवश्यक हो गया। अब ये होने लगा है कि संसाधन जो है वो तर्क संगत ढंग से, न्याय संगत ढंग से बंटने चाहिए, ताकि सभी को इसका उपयोग करने की छूट मिल सके। यदि कुछ ही व्यक्तियों तो देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य जो है वो खतरे में
पड़ सकता है। कुछ अमीर देश हैं जो संसाधनों का बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं, बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ तो हम इतनी बिजली नहीं जलाते हैं। अमेरिका वगैरह जो देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उनमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है। वो अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं, अधिक मात्रा में। अब आप देखिए कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके घरों में 6-6 एसी लगे हुए हैं। अब एसी जो है वो जो वातावरण जो है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनानी अति आवश्यक। यानी कि हमें इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि जो है वो संसाधनों का हम उपयोग भी कर पाएँ और भविष्य के लिए उनको सुरक्षित भी रख पाएँ। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब सबसे बड़ी बात आ रही है सतत पोषणीय विकास। यानी सतत पोषणीय विकास का क्या तात्पर्य है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी हम ऐसा विकास करें जिससे कि पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और हम संसाधनों का इतना दुरुपयोग भी ना करें, इतना अधिक दोहन भी ना करें कि आगे आने वाली पीढ़ी को केवल फोटोज़ में वो देखने को मिले। अब आप कल्पना कीजिए कि आपने गेहूं के दाने देखे हैं, आपने देखा है कि आटा पिसवाने के लिए गेहूं। हो सकता है आगे के समय में ऐसा हो कि आपको ये चीज़ें भी दिखाई ना दें। हो सकता है खाने के रूप में हमको कुछ और खाना पड़े, क्योंकि भूमि इतनी बंजर हो जाए, पानी ना रहे, फसलें पैदा ना हो। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संसाधनों का जो है वो अधिक उपयोग नहीं करना है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं वो वॉश बेसिन का नल चलाकर पेस्ट करते रहते हैं और स्थिति ये होती है कि पूरा का पूरा पानी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हमको दोबारा पानी की आवश्यकता होती है, हम दोबारा मोटर चलाते हैं, उससे बिजली भी खर्च होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च होता है। फिर एक बार तो हम दुरुपयोग करते हैं, उसके बाद हम जो विभाग है, संबंधित विभाग, उसके जब वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं। अब जब ज़मीन में पानी ही नहीं है तो फिर कहाँ से ज़मीन में पानी आएगा? क्योंकि हम अधिकतर पानी का वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही जैसलमेर वगैरह इलाके हैं तो वहाँ पर वर्षा का जल जो है वो टाँकों में एकत्रित किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, वर्षा का जल जो है वो ऐसे ही सड़कों पर, नालियों में बह जाता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पर पृथ्वी को बचाए रखने के लिए 1992 में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष यानी 100 से अधिक देशों के जो बड़े बड़े नेता थे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में इकट्ठे हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी जो बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और जो बढ़ती हुई आर्थिक समस्याएं, उनका हल ढूंढने के लिए 100 देशों के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हैं वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एकत्रित हुए और ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सभी ने साइन किए कि भूमंडल में अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिससे कि जलवायु में परिवर्तन ना हो। इसके अलावा जीव जंतु जो हैं उनको बचाए रखेंगे। रियो सम्मेलन भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति की गई। यानी 21वीं शताब्दी जो चल रही है उसमें तय किया गया, एक एजेंडा तय किया गया कि सभी देश मिलकर ये काम करेंगे जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। एजेंडा 21 क्या था? यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है। इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। यानी कोशिश ये करनी है सभी देशों को, सभी अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करते हुए ये प्रयास करना है, कोई भी गंभीर बीमारी पैदा होती है तो उसको दूर हटाने की कोशिश करनी है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। कल जो पढ़ाया था, आज जो पढ़ाया उसको बेटा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं कई प्रश्न ऐसे पूछती हूँ बीच में से जो कि मैं नोट्स के दौरान आपको बताती हूँ।